Morning class. This is the part 2 of chemical bonding, and we were discussing in the last video the factors on which which basically your ionic bond depends, or the formation of ionic bonding or ionic bond depends. The first factor we have discussed is the ionization, और second is the electron gain enthalpy. So electron gain enthalpy क्या है कि जब आपका कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है और गेन करने के बाद जितनी भी एनर्जी वो रिलीज़ करेगा, तो दैट इज रिलीज एनर्जी इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. एंड जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी फॉर अ पर्टिकुलर एटम और द पर्टिकुलर एलिमेंट, उतनी ज़्यादा उसका एनायन बनाने की क्या होगी, टेंडेंसी होगी. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इंक्रीजेस. एनायन ईजिली बनाएगा तो आयनिक बॉन्ड भी बनाएगा. सो फॉर एग्जाम्पल अब हम बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो वो हैलोजेंस होते हैं जिनकी सबसे ज़्यादा है, विच इज़ द ग्रुप 17, and group 17 possesses high electron affinity, so formation of anion is very common in halogens. See, in the case of chlorine you can see here the electron gain enthalpy is -348 kilojoule per mole. तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की रहती है, तो ये बहुत ईजिली एनायन बनाता है. Now third factor on which the formation of ionic bond depends, it is the lattice energy और the enthalpy. अब lattice energy क्या है कि अगर आपको एक मोल आयनिक क्रिस्टल को ब्रेक करना है, तो ब्रेक करने के लिए जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट विल बी दी लैटिस एनर्जी. सो जितनी ज़्यादा किसी भी आयनिक क्रिस्टल को तोड़ने के लिए लैटिस एनर्जी चाहिए, मीन्स उतना ज़्यादा वो क्रिस्टल स्टेबल है, ठीक है ना. और जितनी कम आपको लैटिस एनर्जी चाहिए उतना कम वो लेस स्टेबल है या वो उतना कम स्टेबल है. सो लैटिस एनर्जी पे भी आप क्या डिपेंड करती है, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड. सो अगर लैटिस एनर्जी आपकी नेगेटिव रहेगी, जितनी ज़्यादा उतना ही easily ionic bond बनेगा. तो lattice energy is basically the energy required to separate the one mole of ionic compound into separately opposite charge ions. और अगर हम इसे दूसरे तरीके से बोले तो lattice energy क्या है कि जब आपके केटायन और एनायन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड होंगे, बाइंड होने के बाद जितनी भी एनर्जी निकलेगी दैट इज लैटिस एनर्जी. मीन्स आयनिक बॉन्ड बनने में भी जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो भी लैटिस एनर्जी है, और उसको तोड़ने के लिए जो चाहिए वो भी लैटिस एनर्जी है. सो जितनी बनने के लिए रिक्वायर्ड है दैट एनर्जी इज इक्वल टू दी जितनी तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड है. तो लैटिस एनर्जी को हम दोनों टर्म्स में स्टडी करते हैं कि तोड़ने के लिए आयनिक बॉन्ड को कितनी एनर्जी चाहिए, या फिर बनने के लिए जितनी एनर्जी, यानी कि जब आपका आयनिक कंपाउंड बनेगा तो कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी. क्योंकि जब आयनिक कंपाउंड बनता है तो दे गेन दी स्टेबिलिटी, इन दैट केस एनर्जी रिलीजेज. नाउ दैट रिलीज एनर्जी इज ऑल्सो लैटिस एनर्जी. एंड जितनी एनर्जी अब रिलीज़ हो गई उतनी एनर्जी अगर हम उस लैटिस को फिर से प्रोवाइड करते तो लैटिस ब्रेक डाउन हो जाएगा. सो दैट इज़ द लैटिस एनर्जी और द लैटिस एंथैल्पी. फाइन. नाउ द नेक्स्ट इज द लैटिस एनर्जी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स. अब लैटिस एनर्जी भी आयनिक कंपाउंड की किस चीज़ों पर डिपेंड करती है कि किसकी ज़्यादा होगी या कम होगी लैटिस एनर्जी, वो डिपेंड करती है साइज़ ऑफ आयन पे और चार्ज ऑन दी आयन्स पे. जितना छोटा साइज़ होगा आयन का उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, लैटिस एनर्जी. एंड जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड चार्ज का होगा उस आयन के ऊपर उतनी ज़्यादा इंटरआयनिक इंटरेक्शन होगी, एंड अगेन उसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी. सो लैटिस एनर्जी दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है यहाँ पे. नाउ नेक्स्ट इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहला है फिजिकल स्टेट. अब फिजिकल स्टेट बताएं तो कैसा होता है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं जिनको हम दिनो ऑल्सो नोन एज द क्रिस्टल लैटिस. ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, इन्हें क्रिस्टल लैटिस भी बोलते हैं. लैटिस का मतलब होता है एक ज्योमेट्री. फाइन. जिनके पास से कोई ज्योमेट्री हो तो उनको हम लैटिस बोलते हैं. इट इज क्रिस्टल लैटिस. Ionic compounds do not exist as a single molecule like other gaseous molecule. Example H2N2O2 Cl2. अब आयनिक कंपाउंड सिंगल मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट नहीं करते बेटा. ये क्लस्टर ऑफ बेसिकली आयन्स में एग्जिस्ट करते हैं. यहाँ आयनिक कंपाउंड्स के केस में देर आर एग्रीगेट्स ऑफ केटायन और एनायन. हम ये नहीं बोलेंगे कि NaCl अगर आयनिक कंपाउंड बना रहा है तो हम NaCl को अलग कर सकते हैं. नहीं, NaCl के अंदर आप NaCl की एक यूनिट कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन आयनिक कंपाउंड में एक सोडियम आयन को 8 क्लोराइड आयन घेरे हुए हैं और एक क्लोराइड आयन को 8 सोडियम आयन घेरे हुए हैं. तो क्लस्टर बनता है वहाँ पे आयन्स का. ऐसे सिंगल मॉलिक्यूल की तरह वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एग्जिस्ट कर रहा है. इट एग्जिस्ट एज ए क्लस्टर ऑफ आयन्स. नाउ नेक्स्ट इज दी melting on the boiling point. Since ionic compound contain high interionic force between them, so they have high melting in the boiling point. अब क्योंकि इनके बीच में force of attraction बहुत high है, which is the so interionic interaction is very high, force is very high, so इनकी melting और boiling point भी क्या होगी, high होगी. Now solubility, because they are ions, they are polar in nature, so they are soluble in polar solvents such as water,
बट डू नॉट डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड. सो क्योंकि पोलर हैं आयंस, तो पोलर जो मॉलिक्यूल होगा या आयनिक कंपाउंड्स होंगे ये पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिजॉल्व होगी, लाइक डिजॉल्व लाइक. फाइन. नाउ नेक्स्ट is electric conductivity. In solid state they are poor conductor, but in molten or when dissolved in water they conduct electricity. ये points आपके 10th में भी आए हैं. Ionic reactions, ionic compounds produce ions in the solution which give very fast reaction with oppositely charged ion. So ionic compound क्या करते हैं, solution में ions produce करते हैं. तो ion produce करने की वजह से ये precipitation reaction और हम बोलते हैं डबल decomposition reactions भी बहुत fastly जाते हैं. तो अगर आप NaCl it is basically the double displacement reaction. Sorry, decomposition है, it is a double displacement reaction. First is the displacement, other is the double displacement. So ये double displacement reaction आयनिक कंपाउंड्स बहुत फास्ट जाते हैं क्योंकि ये फटाफट से पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, आयंस छोड़ देते हैं अपने, इनके आयन सेपरेट आउट हो जाते हैं और सेपरेट आउट होते ही अपने ऑपोजिट आयन से जाके दोबारा से बॉन्ड बना लेते हैं, आयनिक बॉन्ड. फॉर एग्जांपल अगर वाटर में NaCl और AgNO3 है तो जैसे ही दोनों सॉल्यूशंस को आप मिक्स करेंगे तो फटाफट से NaNO3 के साथ बॉन्ड बना लेगा और AgCl के साथ. तो इट इज़ फॉर्मिंग द AgCl एंड द NaNO3 एंड AgCl इज़ अ प्रेसिपिटेट जो सेटल डाउन हो जाएगा वाइट कलर का, सॉरी येलो कलर का नहीं, AgCl इज़ अ वाइट कलर का AgCl प्रेसिपिटेट बनेगा जो आपको नीचे सेटल डाउन दिखेगा. फाइन. AgCl के प्रेसिपिटेट जो है वाइट कलर के होते हैं, Ag ब्रोमाइड के पेल येलो होते हैं और AgI या सिल्वर आइडाइड के येलो कलर के होते हैं. दिस इज ऑफ येलो कलर. तीनों का कलर्स अलग है. नेक्स्ट इज दी कोवलेंट बॉन्ड और दी लुईस लैंगमर्ट कंसेप्ट विच इज़ इंपॉर्टेंट. लुईस पे बेस्ड आपको स्ट्रक्चर पूछे जाएंगे कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया जो भी मॉलिक्यूल गिवन होगा उसका. तो लुईस के अकॉर्डिंग बॉन्ड जब भी बनेगा दो एटम्स के बीच में, अगर वो म्यूचुअल कॉम्बिनेशन से बन रहा है या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है तो वो जो बॉन्ड होगा वो क्या कहलाएगा, इट विल बी नोन एज दी कोवलेंट बॉन्ड. सो कोवलेंट बॉन्ड में देयर ऑलवेज बी दी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से दोनों ही एटम्स के बीच की या दोनों ही एटम्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो फुलफिल हो जाएगी या नोबल जैसी हो जाएगी या उनका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा. एंड इफ द कंबाइनिंग एटम्स आर सेम, covalent molecule is known as the homoatomic. If they are different, they are the heteroatomic. So in case of H2O2, combining atoms are same. In case of H2, it is the homoatomic molecule. In case of oxygen molecule, it is again homoatomic molecule. But in case of water, there are two different elements, two different atoms of elements. So now it will be heteroatomic molecule. Now अगर आप देखें बॉन्डिंग इस केस में आपने ये 10th क्लास में पढ़ी है कि हाइड्रोजन क्या कर रहा है, अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ शेयर कर रहा है और ये हाइड्रोजन भी इसका इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है. तो दोनों के पास अब दो इलेक्ट्रॉन हो गए शेयरिंग से, दोनों की जो है स्टेबिलिटी अप्रोच हो गई. एंड बॉन्ड इज हेयर इज द कोवलेंट सिंगल बॉन्ड बिकॉज 2 electrons are being shared. Now in case of the oxygen molecule, again 6 electrons are there, 6 are there. These 6 electrons are basically what? These are the valence electrons. Oxygen का atomic number is 8 and according to the KLMN electronic configuration, its configuration is 2 6. The valence electrons are how many? They are having the 6 electrons valence. So that is why 6 dots are present over the oxygen. Now if this oxygen share 2 electrons with this oxygen and if this share with this 2 electrons with this oxygen, so both the oxygens now will get the complete octet and the bonding will be like this. Overlapping of electrons will be like this. Now you can see here 4 electrons are being shared, so 2 bond will be there. So double bond will form in between the oxygen atoms. In case of H2O now, here you will consider oxygen as the central atom because hydrogen terminal पे ही रहेगा हमेशा, हाइड्रोजन कभी भी सेंटर में नहीं आएगा. तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है. अब ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर कर ले और एक साथ वाले से, तो इसके 8 हो गए. अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. तो अब दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो यहाँ कैसा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड. सो दिस इज़ दी योर सिंगल बॉन्ड और H2O आप देख सकते हैं यहाँ पे. और ऑक्सीजन के ऊपर आप देखेंगे 4 डॉट्स दिख रहे हैं आपको पेयरिंग में इस तरीके से 1 2 3 4. ये जो पेयरिंग में डॉट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर दी लोन पेयर्स. Lone pairs are the pairs of electrons or electron pair which do not participate in bonding. जो बॉन्ड में प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर्स. यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, इनको हम बोलेंगे बॉन्ड पेयर्स. और जो ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उन्हें बोलते हैं लोन पेयर्स. LONE PAIRS लोन पेयर्स. फाइन.
सो नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम मॉलिक्यूल. अब ये भी हम लोग कर चुके हैं 10th क्लास में. नाउ योर नाइट्रोजन इज हैविंग, मैं इसको पीछे कर देती हूँ एक बार. नाउ इन केस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम बिकॉज हाइड्रोजन टर्मिनल पे जाएगा. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 2 5. नाउ इट इज हैविंग द 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. पुट 5 डॉट्स. आई हैव फाइन, मैंने यहाँ 5 डॉट दिखा दिए. अब 3 हाइड्रोजन है, साथ में लगा दो, लगा दिए. हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, लगा दिए. अब क्या होगा, 1 2 3 4 5 है नाइट्रोजन के पास. अगर चलो पहले हाइड्रोजन को देख लेते हैं. हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये एक नाइट्रोजन से शेयर करे तो इसके 2 हो गए. यहाँ पे शेयर करे तो 2 हो गए. यहाँ पे शेयर करें, यहाँ भी 2 हो गए. अब हाइड्रोजन की तो डुप्लेट कंप्लीट हो गई. अब नाइट्रोजन को देखें, 1 2 3 4 5. अगर ये तीनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा. तो इस तरीके से नाइट्रोजन ने तीनों हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया. तो आप देखें ज़रा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो बॉन्ड कैसा बनेगा, सिंगल. तो नाइट्रोजन NH NH NH. एंड 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, इसको हम बोलेंगे लोन पेयर. इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ दी लोन पेयर. सो नाइट्रोजन पे कितने लोन पेयर होते हैं, 1. ऑक्सीजन पे कितने होते हैं लोन पेयर, 2. ऐसे ही फ्लोरीन पे जाएंगे तो इसके पास हैं 3. ठीक है. सो दिस इज द लुईस कंसेप्ट और द लुईस अप्रोच for the covalent bond. Fine, this is the covalent bond Lewis Langmuir concept. In the next video I will discuss further.